नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम, एसएससी जीडी इत्यादि के लिए जो सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 8 को देखेंगे। इससे पहले 7 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और जो भी बच्चे कंटेंट बाय करे हैं उनको कंटेंट की पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि देख समझ रहे होंगे। देखिए भैया, कंटेंट ही हमारी पहचान है और आपकी सफलता ही हमारी कमाई है ना। मैंने 1000 सिलेक्शन दिलाने का प्रण लिया है खुद से, और खुद से प्रण करना सबसे अच्छा होता है ना। जिसमें अब तक हुआ 149। ये मेरी दिल की आवाज़ है जिसे मैंने सिर्फ वर्ड का फॉर्मेट दिया है और कुछ नहीं। चलते हैं आगे। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना होगा और एक छोटी सी फी अदा करके जीके जीएस का वन स्टॉप सोल्यूशन आप ले सकते हैं। एसएससी में प्रे टू मेंस है ना। प्रे का करना है, मेंस का करना है, सबके लिए है। बिहार एसएससी, पुलिस, दरोगा सबके लिए एवरग्रीन है जो है। इनके अलावा रेलवे के लिए भी अवेलेबल है। कोई सा भी एग्जाम हो तो आप लोग ले सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ये कितने काम के होते हैं अब आपसे भी छुपा नहीं होगा। बहुत दिन हो गया जी इस सेक्टर में, मुझे भी धीरे धीरे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले एक बच्चे ने हाई कोर्ट का जो है कुछ एग्जाम हुआ, वहाँ पे एग्जाम दिए हाई कोर्ट में। इनके 83 मार्क बन रहे हैं, अच्छे मार्क हैं। और अगर एक दो और गलत भी हो गया तो भी अच्छे मार्क हैं। बस मैं इस मैसेज के माध्यम से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है, ये बच्चे से मैंने जब पूछा कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ फायदा हुआ, इन्होंने बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन आए थे और उन्होंने 25 में से 23 करा, जिसमें 2 क्वेश्चन इनके गलत हैं। ठीक है भैया, है ना। अब देखिए मैं ये क्यों आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे तो संसार समझता है भाई कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में आएगा। और मैं पहले बता देता हूँ कि मैं वो टीचर नहीं हूँ कि मैं समुद्र जैसे 8-8 घंटा पढ़ा रहा हूँ, दिन में 8-8 वीडियो डाल रहा हूँ। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना में से एग्जाम में आएगी, है ना। और आते रहे हैं अब तक, और प्रभु ने चाहा तो आगे भी इससे भी अच्छे आएंगे। ठीक है मेरे भाई। मैं इसलिए बता रहा था कि जब हाई कोर्ट की एडमिट कार्ड आ रही थी तब बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि हाई कोर्ट के लिए अलग से पढ़ाओगे कि नहीं सर। मैंने कहा नहीं। और जो सुना एक आध ही सुनेंगे, क्योंकि छोटा सा चैनल है ना भाई। जिनको मैंने कहा था भैया रेलवे की कर लेना, रेलवे की प्लेलिस्ट देख लियो या कंटेंट से तैयारी कर लो, इसके अलावा पैरासीटामोल 500 पढ़ लो। ये पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इन दोनों का अगर 50% भी से भी कम, अगर 40% भी कोई पढ़ा होगा तो है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। अब एक आध क्वेश्चन एग्जाम में अटपटा आता है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। मैं हमेशा 100% की बात कभी नहीं करता, है ना। 80% तक की बात करता हूं, है ना। तो भैया बात मानोगे तो फायदा में रहोगे, है ना। क्योंकि भैया कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो है हमें कम से कम इन चीज़ों का, कि क्या आता है कैसे नहीं आता है, क्या पढ़ने से क्या होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के ये क्लास। बस सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि जो पूछते हो तो सिर्फ थोड़ा बातों पे अमल भी करो, है ना। आप थंबनेल पे चले जाते हो। थंबनेल वो लेमन चूस है जो अट्रैक्ट करने की एक चुंबक जैसा है व्यू का, है ना। ऊपर में लिख देंगे देखिए 12 की झटके से भूकंप आए, हजारों लोग बेघर हो गए। नीचे खोलिएगा तो पता चले भूकंप महसूस हुआ था। ठीक है, तो थंबनेल पे ना जाया करे। चलिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? ये रहा भैया ऑस्ट्रेलिया। पहले हम 25 क्वेश्चन क्यूज के फॉर्मेट में देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फाइट। बाद में जो है ओरिजिनल क्लास स्टार्ट होगी। पहले टेलर से स्टार्ट करता हूँ। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया। देखिए टेस्ट चैंपियनशिप जो है वर्ल्ड लेवल की, ये 2 ही बार हुई है। एक तो 2019-2021 के लिए हुआ था और एक 2021-2023 के लिए हुआ था। जो पहले एडिशन के विजेता थे सर, ये न्यूजीलैंड थे, और जो दूसरे एडिशन के विजेता बने ये ऑस्ट्रेलिया बने। और दोनों ही एडिशन में जो फाइनल में पहुंचे यानी उप विजेता यानी रनर अप रहे, ये इंडिया रहे। तो याद रहेगी दोनों का विजेता और दोनों का उप विजेता, है ना। कौन रहे? इंडिया। और दोनों के विजेता पहले का न्यूजीलैंड, दूसरा का ऑस्ट्रेलिया। शतरंज के खेल में प्यादा की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एक पार्टी में यानी एक भाग में शतरंज 8 प्यादा से खेले जाते हैं। 2 घोड़ा से, 2 ऊंट से, 2 हाथी से, 1 राजा से और 1 रानी से। जोड़ेंगे तो 16 होगा। इसको 2 से गुना कर लेंगे क्योंकि 2 आदमी से मिलकर शतरंज खेला जाता है ना। तो आपके 32 गोटी होंगे। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा कोप 28 का बैठक कहाँ पे हुआ था? तो कोप 28 2024 में हुआ था। ये बैठक आपके संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे। संयुक्त अरब अमीरात का मुद्रा क्या है? आज एक लॉलीपॉप क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछता हूं, बताइएगा इसकी मुद्रा क्या है। एक ही खेत में वर्ष में 3 से अधिक फसल उपजाने की प्रकृति को क्या कहलाते हैं? इसके लिए भी जगह छोड़ा हूं, 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, है ना। इसके अलावा भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों तक बढ़ाई गई थी? एक ही बार बढ़ाई गई थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय में। हालांकि फिर से इसको रिवर्ट कर लिया गया। जैसे कि आज आप देखते हैं कि हमारे लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 ही वर्षों का होता
है। तो एक बार ऐसा समय आया कि इसके जो है कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। इनके अलावा वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिए थे। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती साहब हैं। और आर्य समाज को फाउंड कब किया गया था? 1875 में किया गया था सर आर्य समाज को फाउंड। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा और साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश नामक एक किताब भी लिखे थे। कौन? दयानंद सरस्वती साहब। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपा था? 1930 में। साइमन कमीशन बन के कब तैयार हुआ था? 1927 में। इंडिया कब आया था? 1928 में। इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। इन्हीं के विरोध में कौन लाठीचार्ज के शिकार हो गए थे? तो लाला लाजपत राय जो है लाठीचार्ज के शिकार हो गए थे, जो अंततः उनकी मृत्यु की कारण बनी थी। कर्नाटक राज्य में दशहरा के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? बीरगासे नृत्य किया जाता है। कर्नाटक का जो सबसे फेमस आपसे पूछा जाता है ये यक्षगान है, जो आपको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बीरगासे नृत्य दुर्गा पूजा के अवसर पे किया जाता है कर्नाटक में। बिहार में अगर बात करें दुर्गा पूजा के समय कौन सा नृत्य होता है? तो झिझिया नृत्य होता है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। गरबा डांडिया ये भी गुजरात मतलब क्या बोलते हैं इनको, दुर्गा पूजा के समय का ही जो है आपका कला है। इनके अलावा खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इनके अलावा मैंने आपको बताया है मुद्रा योजना जो होता है, इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। मुद्रा का, नीति का, है ना। तो मुद्रा में सबसे ज्यादा आर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसका अर्थ होता है रिफाइनेंस, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है ओवरऑल में? तो 68% है। टोटल कितने जनसंख्या थे? 121 करोड़। ठीक है भैया। और एक रिपोर्ट यानी यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार अभी इंडिया में जनगणना मतलब जनसंख्या कितने हो गए हैं? तो 1.42 करोड़ से भी ज्यादा, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होगा। इनके अलावा डेकाथलॉन खेल में कुल कितनी प्रतियोगिता होती है? 10 प्रतियोगिता होती है। कितने दिन तक चलती है? 2 दिनों तक चलती है। और डेकाथलॉन कोई कपड़ा के कंपनी भी आ गए हैं शायद अब, है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में लाभार्थी का उम्र सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष है। और इसमें न्यूनतम मासिक पेंशन कितने दिए जाएंगे आफ्टर 60 ईयर? 3000 रुपया जो है न्यूनतम मासिक पेंशन दिए जाते हैं आफ्टर 60 ईयर्स। डोंगरी भाषा, डोंगरी महाराष्ट्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया डोंगरी जो क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में मैगजीन के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसरो का संयुक्त मिशन निसार का फुल फॉर्म क्या होता है? द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये होता है इनका फुल फॉर्म। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? 182 मीटर है। किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार हैं, है ना। इनके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन 31 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजाद भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आजाद होने के बाद देसी रियासत को मिलाने का जिम्मेवारी किसके जिम्मे आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे आया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी को कहा जाता है ना। नवंबर 2023 में साउथ अफ्रीका वनडे टूर के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? केएल राहुल को बनाया गया था उस समय भारतीय टीम के कप्तान। और जब भी रेगुलर कप्तान चेंज होते हैं किसी टूर्नामेंट सीरीज के लिए तो आपको एग्जाम में आने के लिए वह क्वेश्चन उतने ही आतुर हो जाते हैं। इनके अलावा दांत क्षय की बीमारी किस तत्व के कमी के कारण होगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन की कमी से, क्योंकि ट्राई कैल्शियम फास्फेट इससे जो है दांत मिलके बने होते हैं या हड्डी वगैरह मिलके बने होते हैं। तो आप ऐसे भी छांट देंगे कि दांत भाई क्यों खराबी होगा? फ्लोरीन वगैरह की कमी से। दांत जो है मुंह में अम्लता बढ़ने से भी खराब होती है। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ साहब को दिया गया। इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी? 1861 में लागू की गई थी। ठीक है। इनके अलावा बिंग और लाइनेक्स क्या है? तो बिंग आपका सर्च इंजन है और लाइनेक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, डक डक गो हो गया, है ना, ये सब सर्च इंजन है। भारत की सबसे सुरक्षित लैंडलॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम है सबसे, है ना। जो आपका गहरी बंदरगाह हो जाएगा ये जो है सबसे पुरानी आपका चेन्नई हो जाएगा, माफ कीजिएगा। सबसे पुरानी जो है कृत्रिम और पुरानी भी तो चेन्नई
चेन्नई हो जाएगा, और सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह JNPT हो जाएगा जो आपके महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ओलंपिक रिंग जो है मतलब छल्ला जो है ये पहली बार कब सार्वजनिक किया गया था? तो ओलंपिक रिंग पहली बार जो है 1913 में सार्वजनिक किया गया था। अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में कितनी खाता खोले गए थे? तो 50 करोड़ से अधिक। ये जो कुछ क्वेश्चन आपके बहुत करंट अफेयर के पुराने बन जाते हैं और ये पूछे जाते हैं कि अमुक महीना तक, ये कहां से बनता है? कोई बच्चा बता सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से बनाते हैं? तो ये क्वेश्चन जो PIB है उनके द्वारा अगर कोई लेटर पब्लिसाइज किया जाता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। जो आप आर्ट एंड कल्चर के नए चेहरे देखते हो, एक दो जो गुरुजी एक दो डाल देते हैं इंप्रेशन जमाने के लिए कि ये फलना कुमार जो है किस नृत्य से संबंधित है, अब बच्चे को लगता है यार ये तो बड़ा ही अपडेट है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए सिलेक्ट किया जाता है वो नए चेहरे को गुरुजी आपको धीरे धीरे एक एक करके दिखाएंगे और जो है खूबियां लूटेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। इनके अलावा ये हिस्ट्री ऑफ द सिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया था? 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया था। बाद में जो है गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं, पहले यूटी बना था। और जितने भी राज्य हैं हमारे इंडिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटू है और कोस्टल में भी सबसे छोटू है ना। इनके अलावा ये रहा भैया मार्क बूस्टर यानी पैरासीटामोल 2.0, ये मार्क बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए। ये परीक्षा दर्पण आपको रेलवे के एग्जाम को चमकाने के लिए। नीचे आप देख रहे हैं मेंस की सीरीज की लोगो जिसमें 20 क्लास ऑलरेडी डन है ना। इनके अलावा ये है भैया आपका पैरासीटामोल 500 जो आपके बेस फाउंडेशन बनाने के लिए है ना। तो ये आपको जो भी चाहिए ले सकते हैं। ऊपर जो मोबाइल नंबर दिखाए थे वही वाला, और जिनको लेना है वही लीजिएगा। ठीक है भैया, वही मैसेज कीजिएगा, कहने का मतलब है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अब स्टार्ट होता है। ये तो टेलर था, कितना मिनट टेलर में चले गए? 11 मिनट। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं इधर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? अब देखिए अंजू बेबी जॉर्ज, ये जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली इंडियन लेडी थी। ठीक है। इसके अलावा ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णो मल्लेश्वरी मैडम, ये कब जीती थी? तो 2000 में। वो ओलंपिक का खेल कहाँ करवाया गया था? सिडनी में। कौन से मेडल जीती थी? तो ब्रांज मेडल। कौन से खेल में? तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध जो है एथलेटिक्स के अंतर्गत लंबी कूद से है। एथलेटिक्स कोई एक खेल नहीं होता, ये जो है ग्रुप ऑफ खेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लंबी कूद, हाई जंप, है ना, ये सब आ जाएंगे इसमें। इनके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। एक सेकंड, हाँ नीरज चोपड़ा साहब है, सही है, जिन्होंने 2023 हंगरी के बुडापेस्ट में जो आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था वहां पे भाला फेंक के अंदर भारत को 21 पदके मिला और वो सबसे सर्वश्रेष्ठ गोल्ड मिला। किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा साहब के द्वारा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी एन लम्सडेन, ये किस खेल से संबंधित थी? हॉकी से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1961 से होता है। पिछले 3 साल की अर्जुन पुरस्कार कितने आदमी को दिए गए? ये जरूर आपको याद होना चाहिए। वर्ष 2022 के लिए जो 2023 में दिए जाते हैं तो ये दिया गया था सर 25 आदमी को। वर्ष 2023 के लिए 24 में दिए गए थे जी 26 आदमी को। अब वर्ष 2024 के लिए 25 में दिए जाएंगे 32 आदमी को। तो ये तीनों के तीनों आंकड़ा जो है आपके लिए खास होता है, VVI कर लेना बच्चे, है ना। आगे बढ़ता हूं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली प्रथम महिला कौन है? रूपा उन्नीकृष्णन। अगर मेरी चिल्लाने में लगता है कि भाई थोड़ा सा भी दम लगता होगा या फिर कंटेंट में ठीक ठाक दम रहता है तो आप जो है लाइक भी कर दिया कीजिए। जनरली मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब जो है कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, है ना। लगता है ये सब क्या मैं 150 बच्चे को पढ़ाने और फिर लगता है कि वो 50 बच्चे जो मुझ पे विश्वास करते हैं उनको कैसे छोड़ा जाए। ठीक है मेरे भाई, तो समझदार हैं आप, पढ़िए, लाइक कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली प्रथम महिला रूपा उन्नीकृष्णन है और कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक दिलाने वाले प्रथम पुरुष मिल्खा सिंह थे। और मिल्खा सिंह के किताब का नाम क्या था? द रेस ऑफ माई लाइफ, काफी बार पूछे जाते हैं। और द वेटिंग फॉर वीजा, ये भी अंबेडकर साहब के काफी बार किताब पूछे जाते हैं। 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला है PV सिंधु और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला है आपके कौन? मनु भाकर, अभी बनी है। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 2nd स्थान प्राप्त हुआ है। डायमंड लीग 23
23 वाला था जहां पे जो है सॉरी बीस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 वाला था जहां पे गोल्ड जीती थी। अब दोहा डायमंड लीग जो 2024 में हुआ है वहां पे नीरज चोपड़ा को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है, और ओलंपिक 2024 जो हुआ है उसमें भी नीरज चोपड़ा को सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है नदीम के बाद, है ना। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा 88.36 मीटर की थ्रो करते हैं और दूसरा स्थान प्राप्त करता है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जो है चेक गणराज्य के जैकब बाल्डरेज, जिन्होंने 88.38 मीटर सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ जो है प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। प्रथम स्थान का मतलब होता है कि गोल्ड मेडल जीते इन्होंने, ठीक है। इनके जो नेटिव है ना, ये जरूर याद रखिएगा, जैसे मैग्नस कार्लसन का हो गया, अभी डिंग लिरेन जो अभी जिनको डी गुकेश ने हराया है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, वो चाइना के नेटिव हैं। इनके अलावा मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। ये आपका अभी जो जैकब वाल्डेज, इनकी भी याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पे चेक गणराज्य के हैं। रोजर फेडरर का याद रखना है, नोवाक जोकोविच का याद रखना है, एगा स्वीटेक का याद रखना है कि ये किस देश से बिलोंग करते या करती हैं, है ना। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कौन सा पदक जीते हैं, तो कहेंगे सर्वश्रेष्ठ गोल्ड मेडल जीते हैं फेडरेशन कप 2024 के अंदर, ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर थ्रो के साथ सेकेंड स्थान प्राप्त किया था नदीम के बाद। डायमंड लीग 2023 का फाइनल नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक से जो है अपना क्लोज किया था, तो रजत पदक जो है डायमंड लीग 2023 में जो है इन्होंने प्राप्त किया था। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा सेकेंड स्थान प्राप्त किए थे, यानी रजत पदक इनको मिला था। जो आपने क्वेश्चन का बेस देखा था वो था दूसरा, ठीक है भैया, ये दूसरा है। वो 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है आपका, है ना, जो आपका जीते थे 2023 में। जो ऊपर वाले पॉइंट जो आप कहीं पे देख के अगर घबरा रहे हैं कि भाई पहले तो आपने गोल्ड पढ़ाया, यहाँ पे रजत पढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिए ये वाली जो पर्टिकुलर आप पॉइंट देख रहे हैं, ये वाली इसमें था कि 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय 2023 में जो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था वहां पे गोल्ड जीते थे। फिर आप नीचे देखें कि 2023 में जो डायमंड लीग हुआ वहां पे रजत मिला था। ऊपर से दो क्वेश्चन हमने खेल से रखा है, ठीक है। यहां पे देखिए नीरज चोपड़ा जो फाइनल में डायमंड लीग 2023 के फाइनल में रजत पदक प्राप्त किए थे। दोनों क्लियर हो गया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो एशिया मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप था वो, है ना। इनके अलावा 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड जीता था। ये पॉइंट यहाँ पे फिर से रिपीट है ना, समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छा से लिखा था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन फिर से बता दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड जीता था, लेकिन जो अभी ओलंपिक हुआ 2024 वाला वहाँ पे रजत मिला था। और टोक्यो ओलंपिक का जो ये थ्रो का दूरी है, ये आज भी आपके एग्जाम में आते हैं 8.758, है ना। इनके अलावा जो नीरज चोपड़ा है आफ्टर अभिनव बिंद्रा सेकेंड पर्सन बने थे कि जो व्यक्तिगत रूप से जो है इंडिया को गोल्ड दिलाए थे ओलंपिक खेल के अंदर। भारत के अन्य प्रमुख भाला फेंक खिलाड़ी में अनु रानी आ जाएगी, किशोर जेना आ जाएगा। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी आपका देवेंद्र झाझड़िया साहब हैं जो वर्तमान में पैरा ओलंपिक संघ में हेड भी है। एक डीपी मनु है, ये भी आपका जो है खेलते हैं क्या, भाला फेंक। इनके अलावा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का खजुराहो निम्नलिखित में से किस मंदिर को कहा जाता है। नीचे बच्चे लोग खेल रहे हैं तो थोड़ा हल्ला गुल्ला होगी तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं भैया भाड़े की घर में रहता हूँ और अपार्टमेंट है तो बच्चे तो खेलेंगे ही और खेलना भी चाहिए। अब हमारे पास टाइम की किल्लतें होती है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। उत्तर भारत का खजुराहो निम्नलिखित में से किस मंदिर को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है भैया भीमा देवी मंदिर पिंजौर को, ये ध्यान रखेंगे। ओरिजिनल खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा करवाया गया था। यह एक मंदिर समूह है जो उत्तर भारत के नागर शैली के साथ साथ पंचायतन शैली में बनाई गई है। इस मंदिर परिसर में सबसे बड़ी मंदिर जो है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। इससे कितना चीज समझ में आया कि भाई खजुराहो की जो मंदिर ओरिजिनल वाला है ये एमपी में है, बनाए थे चंदेल राजाओं ने। ये जो है शैली की बात करेंगे तो नागर और पंचायतन दोनों शैली में बने हैं। इनके अलावा इस मंदिर में सबसे बड़ी मंदिर जो है ये कंदरिया महादेव का मंदिर है। राजस्थान का खजुराहो जो है किराडू के मंदिर को कहा जाता है जो बाड़मेर के पास है। विदर्भ का खजुराहो मंदिर मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर को कहा जाता है और ये विदर्भ कहाँ पे रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। भारत की मंदिरों में कई स्टाइल प्रचलित है जिसमें द्रविड़ शैली, ये दक्षिणी स्टाइल है ना। इनके अलावा इस शैली में जो भी मंदिर का निर्माण होता है इसमें गोपुरम पाई जाती है जो एक लंबी गलियारा होती है। उत्तर भारत में नागर शैली ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। द्रविड़ शैली और नागर शैली में सबसे बड़ा फर्क है कि जो नागर शैली होती है उसकी बेस जो है तो होती तो है काफी आयताकार, काफी चौड़ा होता है, मतलब आयताकार होता है, बढ़िया है ना। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये शॉर्ट होते जाता है, इस प्रकार से बन जाते हैं मंदिर फॉर्म में, ठीक है। इनके अलावा आपको देखने से भी पता चलेंगे, नीचे हमने इमेज रखा है। इनके अलावा
मंदिर के गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे होता है। मान लीजिए ये गर्भ सबसे ऊंची मीनार है, इसके नीचे जहाँ पे धागा रखेंगे और जहाँ पर आएगा वो गर्भगृह बनाए जाएंगे, है ना, जहाँ पे देवी देवता की प्रतिमाएं को जो है स्थापित करे जाते हैं। नागर शैली तथा द्रविड़ शैली दोनों में मिली जुली कंबाइन अगर देखने को मिले कहीं पे तो उसे हम बेसर शैली समूह कहते हैं। अब नीचे कुछ जो है यहाँ पे आपका मंदिरों का एग्जाम्पल दिया गया है। पहला जो देख रहे हैं आप नागर शैली का उदाहरण है, हालांकि द्रविड़ जैसे दिख रहा है क्योंकि आज इसमें आपको बेस नहीं दिखाया गया है। दूसरा जो है ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है और तीसरा जो है द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों के मिले जुले कंबाइन फॉर्म है, इसीलिए बेसर कहा जाता है। देखिए मंदिर के ऊपर वाला भाग को आमलक कहते हैं, जिसके पास कलश का जो है स्थापना किया जाता है और सबसे ऊपर जो है ध्वज होता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है ना, इसीलिए यहाँ पे जो है रख दिया हूँ। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? विंग्स पे यहाँ से मतलब उड़ने वाला विंग्स है, पंख वाला विंग्स है। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद के अंदर करा गया था। विंग्स इंडिया 2024 का थीम था अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। देखिए जो ये अमृतकाल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपके 2021 से चला था, है ना, और ये गांधी जी के दांडी मार्च को याद दिलाते हैं। और ये कब तक चला था? तो 2023 तक चला था। कहां से? साबरमती आश्रम, गुजरात, अहमदाबाद से। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार कंबाइन रूप से केम्पागौड़ा बेंगलुरु को दिया गया और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली को दिया गया। इन दोनों को कंबाइन रूप से जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया। जो हवाई सेवा से संबंधित हमारी योजना है इसका नाम है उड़ान योजना। इसका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, पूरे देश का आम नागरिक होता है। ठीक है भैया। इनके अलावा भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व्यस्तता के आधार पे यानी ऑपरेशनल जो आपके लोग आवाजाही होते हैं उनके आधार पे बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली हो जाएगा। ये इंडिया की सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डे में से हो जाएगा इंटरनेशनल कैडर में। देश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे तो ये हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो सबसे बड़ा है एरिया के अकॉर्डिंग, है ना भैया। इनके अलावा जो सौर ऊर्जा से संचालित है कोचिन पोर्ट, है ना, कोचिन सही है। इनके अलावा जो आपका सबसे अधिक एयरपोर्ट वाला राज्य हो गया है ये यूपी हो गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। जेवर बनने के बाद 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो जाएंगे यूपी के अंदर। जेवर नोएडा में है, ट्रायल बेरायल हो गया है लेकिन अभी जो है पूर्ण रूप से नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है? अधिकतम लाभ, निजी क्षेत्र का स्वामित्व, समाज हित के साथ लाभ, तीव्र विकास दर। ऑप्शन नंबर सी ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, हालांकि मैच तो कर रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत देखा जाता है लेकिन पहले समाज हित को आगे नहीं रखा जाता है, पहले लाभ को आगे रखा जाता है जब भी आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होती है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है कि निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, इसमें सरकारी नियम कम होते हैं, सरकार की तरफ से ढिलाई बरती जाती है, सरकारी प्रोटोकॉल जो है कम रहते हैं इसमें। इनके अलावा इसमें मैक्सिमम लाभ गेन करना इनके जो है पहला मोटो होता है। ठीक है। इनके अलावा कीमत मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, इसमें कंपटीशन हाई हो जाती है ना। ये सब जो है इनकी जो है खासियत है और असमानता की समस्या भी होती है इसके अंदर। इनके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण देश आपका अमेरिका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित के साथ साथ लाभ हित को देखा जाता है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, मतलब खाली सरकारों का नहीं होगा और खाली प्राइवेटे का नहीं होगा, दोनों का मिला जिला फॉर्म है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब दोनों का कंट्रोल होता है इस पे, जैसे इंडिया में है ना। लेकिन एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें निजी क्षेत्र का तो होता है कंट्रोल लेकिन कम होता है, समझे कि नहीं समझे। निजी क्षेत्र का कंट्रोल समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती तो है लेकिन बहुते कम, नगण्य, ज्यादातर सरकार के पास। पूंजीवादी में बहुते कम होता है, मतलब सरकार के पास, मैक्सिमम होता है निजी क्षेत्र के पास। मिश्रित वाला में दोनों मिली जुली सरकार, समझे कि नहीं भैया। चलो आगे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? न तुमसे हम कुछ खरीदेंगे न कुछ बेचेंगे तो हम स्वतः गरीब हो जाएंगे। तो ऐसे देश जनरली क्या होते हैं? गरीब होते हैं। ऐसे देश क्या होते हैं? जनरली गरीब होते हैं, जो न कुछ हो, किसी का लेना न देना भैया, है ना, तो इसे गरीब हो जाते हैं। इनके अलावा लॉरेंस या गिनी वक्र के द्वारा क्या चीज को दर्शाया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में आय के असमानता को जो है दर्शाया जाता है लॉरेंस या गिनी वक्र के द्वारा। गिनी गुणांक का मान आपसे एग्जाम में अब
अभी अभी बिहार के किसी एग्जाम में पूछा गया था। गिनी गुणांक का मान मैंने बता रखा है 0 to 1, 0 to 1। एक क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछूंगा इसी प्रकार के मान से संबंधित, मैं देखता हूं कि आपका ब्रेन कितना तक जो है चीजों को कैच कर पाता है। समाजवादी या केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और नगण्य होता है निजी क्षेत्र का। दक्कन त्योहार दक्कन की संस्कृति को दर्शाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? जो दक्कन त्योहार होते हैं ना, ये आंध्र प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो है आपका यह त्योहार 5 दिवस तक चलती है। और भी बात करेंगे आंध्र प्रदेश में मनाए जाने वाली त्योहार में, तो ब्रह्मोत्सव हो गए, भीष्म एकादशी, विनायक चतुर्थी, नगुला चविथी, लुम्बिनी महोत्सव काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो बच्चे घर में पढ़ के नहीं गए हैं कि लुम्बिनी महोत्सव आंध्र प्रदेश होगा, वो बच्चे तो लगा देंगे ना नेपाल, वो बच्चे तो लगा देंगे ना नेपाल। अगर नेपाल से थोड़ा सा नीचे आ गए तो लगा देंगे सिक्किम, अगर सिक्किम से नीचे आ गए उस साइड तो हिमाचल प्रदेश लगा देंगे, और हिमाचल प्रदेश से हट गए तो फिर लद्दाख लगा देंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि जो बौद्ध बहुल एरिया है वहां पर लगा दो इसका आंसर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर बार आपकी ही बात नहीं चलेगी श्रीमान जी, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी महोत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में होती है। अब देखिए जो बौद्ध बहुल क्षेत्र है ना, ये चाइना के टच में होते हैं, ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, चीजों को हमेशा रिलेट करो बच्चे। देखो मैंने बताया था विब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वो वही राज्य में संचालित होती है या केंद्र शासित प्रदेश में जो चाइना के टच में हो, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा आंध्र प्रदेश में नव वर्ष को उगादी के नाम से जानते हैं सर, आंध्र प्रदेश में जो है, और तेलंगाना में भी यही के नाम से जानते हैं, उगादी के नाम से। और कभी कभी कर्नाटक में भी हम इसी नाम से जानते हैं, नव वर्ष को उगादी के नाम से। हम्पी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, मैसूर दशहरा, यक्षगान, ये सब कर्नाटक के हैं। त्रिशूरपुरम, निशागंधी, ओनम, बेल्लम बोट रेस, मकर बिलक्कू, बीसू, अट्टुकल पोंगल, ये सब केरल के अंदर मनाए जाने वाले त्योहारों में से हैं। विशेष जानकारी के लिए टॉपिक वाइज विजिट कीजिएगा। एशियाई पैरा 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली थी? हाँ अच्छा, हमारा कोई सा भी कंटेंट अगर आप लेते हैं तो टॉपिक वाइज जो है आपको निःशुल्क प्रदान करी जाती है। एशियाई पैरा गेम 2023 में भारत की कौन सी रैंक मिली थी? तो 5th रैंक मिली थी। ये एशियाई पैरा है, एक एशियाई मेन गेम होता है। एशियाई पैरा में टोटल भारत को 111 पदक मिला था और रैंक मिली थी 5वां। जबकि जो मेन आपका एशियाई गेम हुआ था वो भी आपका 2023 में हुआ था। हालांकि ये दोनों के दोनों गेम 2022 वाला है, डिले फॉर्मेट में कराए गए, तो वहां पे 107 पदक मिला था हमें एशियाई मेन में, और एशियाई पैरा में मिला था 111 पदक, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा एशियाई पैरा गेम 2023 में भारतीय टीम के जो आपके फ्लैग बैरियर थे ये पारुल परमार तथा अमित सरोहा जी थे। सुमित ने पुरुषों के भाला फेंक में F64 कैडर में 73.29 मीटर पॉइंट फेंक के जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। गुर्जर सुंदर सिंह, इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीते थे भाला फेंक में। तो भाला फेंक ज्यादा टॉप पे रखते हैं आजकल गेम ना, इसीलिए भाला फेंक के खिलाड़ी को ही यहाँ पे हमने गोल्ड मेडल वाला बताया है। एशियन गेम 2023 में भारत को 107 पदक प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो पेरिस में हुआ था 6 गो पदक प्राप्त हुआ था, गोल्ड 1 कोटा ने, 1 गो रजत, 5 गो ब्रॉन्ज, है ना। मिनी कंप्यूटर IBM 360 किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। अब हम कंप्यूटर की पीढ़ी में जो भी प्रॉपर्टीज थे उनकी बात कर लेंगे। प्रथम पीढ़ी, अच्छा कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि आजकल हर घर कंप्यूटर है। बच्चा 3 साल के हुए नहीं कंप्यूटर मतलब मोबाइल, है ना भैया। पहले तो बदले ही देखते थे हम लोग, तो 12 में मोबाइल देखे, वो भी कीपैड वाला, है ना भैया। यहाँ तो आज बच्चा खाना ना खाओ तो मोबाइल दिखा, मेरा ही बच्चा क्यों ना हो भाई, मेरे घर की यही कहानी है, हर जगह की यही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन पीढ़ी से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में आज भी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम, ट्यूब मैग्नेटिक, ड्रम मेमोरी इत्यादि का प्रयोग किया गया था। सबसे बड़ी जो इसकी जो मतलब अवगुण था कि ये बहुत जगह घेरता था। अगर एगो कंप्यूटर रखना है
तो एगो बड़का घर बनाना पड़ता था, तो ये थोड़ा खराबी था इसमें। इसकी पीरियड की बात करेंगे 40 से 56 तक का समय था। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो आप कहेंगे मशीनी लेवल लैंग्वेज का जो है उपयोग किया गया था, क्योंकि उस समय कंपाइलर वगैरह नहीं थे ना, तो मशीनी भाषा का ही इस्तेमाल जो है किया जाता था। इनके अलावा सेकेंड जनरेशन आया समय के साथ, इसकी अवधि रही सर 1956 से 63 तक। अब इसमें क्या, ट्रांजिस्टर एक एडिशनल चीज को जोड़ा गया, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। ट्रांजिस्टर के जो खोज करता है जॉन बार्डिन और विलियम शॉकले हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। इस पीढ़ी के बनाए गए कंप्यूटर IBM 1620, इसे में असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया। पहले वाले में आप देखे थे मशीनी भाषा, सेकेंड जनरेशन में सर आप देखे असेंबली भाषा, और तीसरे वाले में आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल HLL का किया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज LLL, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है भैया। एक लैन होता है, ये भी पूछा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर जो है, इसकी ईस्वी की बात करें तो 71 तक रहा था 64 से। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और IC चिप सब जो है देखने को मिला, और इसमें लैंग्वेज हाई लेवल कर दिया गया। जो फोर्थ जनरेशन है, जिसकी अभी प्रकृति चल रही है, 4th और 5 चल रही है, 1971 से टिल डेट तक माना जाता है। ये तेज गति से वर्क करने वाले कंप्यूटर है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करी जाती है, और डाटा बेस स्पीड सीट इत्यादि का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। और 5वीं जनरेशन की जो कंप्यूटर है, ये AI, नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि इस्तेमाल की जाती है। जैसे आप मोबाइल में किसी को सुबह उठ के गुड मॉर्निंग या लव यू लिखते हो, तो जैसे ही एक वर्ड टाइप करोगे, अगला वर्ड खुद ही सजेस्ट करेगा आपका कीबोर्ड, है ना। इसी जो है ये जो है इसी प्रकार से काम करते हैं, है ना। इनके अलावा C भाषा के लिए लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास जनरल मोटर्स के द्वारा किया गया था। VVI कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट में भी कई बार पूछे गए हैं, और अगर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा जनरल मोटर्स आंसर करेंगे, क्योंकि उनको लगेंगे ये मोटर वोटर बनाता होगा कि ये काहे बनाएगा, है ना, लेकिन बनाया है, ठीक है। 1956 में अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण जैसे एंड्रॉयड है, जो अपना मोबाइल चलता है, iOS है ना, विंडोज है, डॉस है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स है, ये सब का है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। हाल में ही AI तकनीक से बनी पहला फिल्म कौन है, इराह। भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था, जो भाई बोला नहीं जाता उस फिल्म में, जैसे चार्लिन चैपलिन की आप कॉमेडी वगैरह देखे होंगे, है ना, संकेत के माध्यम से ही चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, है ना, वही एक वास्तविक एक्ट है भाई वो, है ना। तो मूक फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र, है ना। इनके अलावा भारत का पहला बोलती फिल्म आलम आरा, भारतीय फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है, और इन्हीं के नाम पे 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं, जो इंडिया में टॉप लेवल की प्राइज है फिल्म के सेक्टर में। सबसे पहले देविका रानी रोरी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट फिल्म जो है जवान, और बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को चुना गया है। आजकल एक और वर्ड काफी ट्रेंड में है, माई बेस्टी। अबे भाई बेस्टी क्या है भाई, है ना भाई, तो इससे भी याद रख सकते हैं। हमको तो कभी कभी हंसी आते हैं, अब जो युवा है वो बेबी बन गए हैं, तो बेबी को क्या बोलें, है ना भैया। चलिए, है ना, हमारा क्या है। चलिए, जनवरी मार्च 2024 में भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला में रिजल्ट क्या रहा, तो भैया 4-1 सीरीज से जीता गया यह कब्जा। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये भारत की लगातार अपनी सरजमी पे 17वीं टेस्ट सीरीज थी। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने भी मैच देखा होगा, तो आपके एग्जाम में आ सकती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट, अब यहाँ से थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। देखिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट कहे या वनडे क्रिकेट कहे, यहाँ पे टेस्ट के जगह पे मैं ODI फॉर्मेट लिख देता हूँ, और ये क्या होता है अच्छे से समझा दिया हूँ। क्रिकेट भी, शतरंज भी, और कई सारे खेल भले आप कभी नहीं खेले होंगे, लेकिन ज्ञान अच्छा हो गया होगा अगर टच में है तो, ठीक है। तो देखिए, चाहे 50 ओवर वाला कहे, चाहे टेस्ट वाला कहे, ये दोनों के दोनों खेल जो पहली बार खेली गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेला गया। हालांकि इन दोनों का ईस्वी अलग अलग रहा, लेकिन अगर मैं एक काम कहूं कि पहला जो है इंटरनेशनल क्रिकेट जो है किन दो OTIONL, है ना, किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आप कहेंगे कनाडा प्लस USA, ठीक है भाई।
पहला इंटरनेशनल क्रिकेट किन दो देशों के बीच हुआ था? यहाँ पे ना तो टेस्ट मेंशन है और ना तो वनडे मेंशन है, मतलब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। अब क्रिकेट का फॉर्मेट नाम क्या है मुझे पता नहीं, तो आपका आंसर होगा कनाडा और अमेरिका। लेकिन जैसे ही टेस्ट ओडीआई लगेंगे तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में 90 ओवर की खेल कराई जाती है और ये मैक्सिमम 5 दिन तक चल सकती है, ठीक है। इंडिया में जो घरेलू सीरीज होती है जैसे रणजी ट्रॉफी इत्यादि, है ना, ये सब क्या है, टेस्ट जैसे फॉर्मेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट करवाता है। टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले सभी 10 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं ये गिने चुने हैं, मात्र 3 खिलाड़ी हैं। इन 3 खिलाड़ी का नाम आपका जो हो जाएगा, सबसे पहले जिम लेकर साहब, इनके अलावा जिम लेकर के बाद लिए थे अनिल कुंबले साहब, और अनिल कुंबले साहब के बाद जो है आपके लिए थे एजाज पटेल साहब। एक सेकेंड, अगला जो प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल पहले किसके द्वारा किया गया था? जो हरित क्रांति शब्द है ये सबसे पहले इस्तेमाल सर विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। हरित क्रांति से जुड़े जो है कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इनके प्रॉपर्टीज आते हैं, गुण आप दोष भी आते हैं, मतलब दोष से, है ना। तो दोष तो नगण्य माना जाएगा। दोष क्या होगा, मिट्टी को जो है ज़्यादा खाद पानी देने से क्या हो जाती है ना, एक समय आएगा कि बंजर हो जाएगा। तो दोष के तुलना में फायदा ज़्यादा हुए अगर तत्क्षणिक देखा जाए तो, है ना। तो हरित क्रांति जो है इसे हम बीज खाद क्रांति भी कहते हैं ना, बीज खाद सिंचाई भी लगा दो, बीज खाद सिंचाई क्रांति भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटो क्या था इसका, खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना। क्या मोटो था भाई, खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हरित क्रांति का जनक भारतीय स्तर पे MS स्वामीनाथन जी हैं और पूरे दुनिया स्तर पे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। सबसे अधिक कौन फसल पे जो है असरकारक रहे थे, गेहूं पे। हरित क्रांति के भारत में कितने चरण जो है आए, 2 चरण। पहली बार भारत में 1967 में आए और हरित क्रांति की शुरुआत पूरे दुनिया में 1966-67 लिखेंगे, ठीक है। भारत की बात करेंगे पार्टिकुलर 67 में पंजाब में आता है। दूसरा चरण 1975 से 80, कहीं कहीं आप इसे 1980 से 85 भी देखेंगे, यानी कहने का मतलब है ये 10-15 साल का झोल है, कहीं भी एग्जैक्ट नहीं लिखा देखेंगे आप। इनके अलावा हरित क्रांति का असर सबसे अधिक गेहूं पर हुआ। मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के खाद बीज का प्रयोग करके हुए खाद्यान्नों का पैदावार बढ़ाना, जो काफी हद तक सफल रहा। अर्नस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, जबकि पारिस्थितिक तंत्र जो है एजी टॉन्सले ने दिया था। तो ये दोनों अलग अलग बातें अलग अलग लोगों के द्वारा दिया गया था। ओडूम को आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो ये कुछ एक बातें जो हरित क्रांति से थी। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 में भारत और कौन देश के बीच में हुआ है, तो अमेरिका के बीच में सी डिफेंडर्स हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में कराए गए थे। ये नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, मतलब भारतीय नेवी और अमेरिका के नेवी। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2024 ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, विशाखापट्टनम के अंदर। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 भारतीय नौसेना का है, जो पूर्वी तट पे कराया गया था, मतलब खुद में अभ्यास किए अपने में। इनके अलावा अभ्यास शांति प्रयास, ये शांति प्रयास जो है ये नेपाल के सैनिक मुख्यालय में कराए गए और ये थल सेनाओं का जो है अभ्यास है और ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, मतलब इसमें कोई 1-2 नहीं, मतलब 2-3 से ज्यादा जो देश हैं पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण सबसे ज्यादा कौन राज्य में, मतलब कम पूछ रहा है जी। कोयला के भंडारण के दृष्टिकोण से सबसे कम भंडारण पूछ रहा है मैं, क्योंकि ज्यादा वाला तो झारखंड सब बोल देगा, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में कोयला का सबसे अधिक भंडारण झारखंड में है, तत्पश्चात उड़ीसा में है, तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ में है और तब है लास्ट में मध्य प्रदेश। ये चारों कोयला बहुल एरिया है इंडिया के लिहाज से। लोहा बहुल एरिया कहेंगे तो झारखंड भी होगा, उड़ीसा भी होगा, कर्नाटक भी होगा, लोहा बहुल एरिया। तांबा बहुल कहेंगे तो मध्य प्रदेश भी होगा, राजस्थान भी होगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ध्यान थोड़ा बहुत रखेंगे ना तो काम हो जाएगा आपका। इनके अलावा वर्तमान समय में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ राज्य करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चाइना, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है
चाइना। हाल में ही एक डेटा के अनुसार 2023 तक भारत जो है सौर ऊर्जा प्रोड्यूस करने के मामले में, अब ये आंकड़ा तुरंत तो बदलेगा नहीं, तो अभी भी एज इट इज है ना। जो सौर ऊर्जा के प्रोड्यूस करने के मामले में जो भारत है ये तीसरा स्थान गेन कर लिया है, जापान को दूर धकेलते हुए। मतलब पहला स्थान पे सौर ऊर्जा के मामले में जो है आपका चाइना है, दूसरे स्थान पे यूएसए है, तीसरे स्थान पे इंडिया है और चौथे स्थान पे जापान है ना। ध्यान रखेंगे, याद होगा आपको जब लौह अयस्क के मामले में इंडिया अपना स्थान खसकाया था तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, है ना। चलते हैं आगे। कोयला जो कार्बन की अपरूप होती है 4 प्रकार की होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट, ये सबसे अच्छा कोयला है, और सबसे घटिया कोयला होता है आपका पीट होता है। अच्छा और घटिया कहने का मतलब है इसके ऊष्मीय वैल्यू अच्छा होंगे, ठीक है भैया, ये नहीं कि देखने में अच्छा लग रहा है ना। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड भारत में, अच्छा जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये महारत्न कंपनी है और भारत में 13 नहीं, अब इसे जो है 14 कर लीजिएगा, ये 14 महारत्न कंपनी हो गया है अब, क्योंकि हाल में ही हाल को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। क्या इत्तेफाक है, हाल में ही हाल को, हाल का मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, इन्हें जो है महारत्न बना दिए हैं। तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र जो है ये लिग्नाइट कोयला के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है ये तालचेर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे भारी जल के लिए। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O होता है, हाइड्रोजन के जगह हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो आ जाता है, और इसकी जो क्वथनांक बिंदु है ये 101.4 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ये आपका नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल करा जाता है। आर.के. बीजापुरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, हारमोनियम प्ले करते हैं। प्रमुख सितार वादक में आएंगे पंडित रविशंकर साहब को 2 अवार्ड के लिए हम याद करेंगे। सबसे पहले 99 में हम याद करेंगे भारत रत्न, सेकेंड म्यूजिशियन जिन्हें भारत रत्न दिया गया था आफ्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, और सबसे पहले के लिए हम याद करेंगे 1968 में ग्रैमी अवार्ड के विजेता। 2024 में 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया, जिनमें से अब एक भारतीय हमारे बीच नहीं रहे। कौन, जाकिर हुसैन साहब, है ना। इनके अलावा निखिल बनर्जी, बंदे हसन, उमाशंकर मिश्रा, बुद्धादित्य मुखर्जी को पूछा जाता है, विलायत खान को भी पूछा जाता है, सुजात हुसैन खान को भी पूछा जाता है, अनुष्का शंकर रविशंकर साहब की जो है पुत्री है इन्हें भी पूछे जाते हैं, अरविंद पारेख साहब इनको भी पूछे जाते हैं, और जो भी पूछे जाते हैं यहाँ पे रख दिया हूँ। इससे विशेष के लिए जाएंगे टॉपिक वाइज में। इनके अलावा तबला के प्रमुख वादक में आएंगे पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, है ना, अब जो हमारे बीच न रहे, अल्लाह रखा सुखविंदर सिंह, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन पिता पुत्र रहे हैं। विजय घाटे, अंबिका प्रसाद। सारंगी के प्रमुख वादकों में सुकूर खान, पंडित राम नारायण, उस्ताद बिंदा खान, सुल्तान खान, सबरी खान, वजीर खान, आसिफ अली खान, ध्रुव घोष, ये सब का बजाते हैं सारंगी। सरोद के मामले में अमजद अली खान और अलाउद्दीन खान, इन दोनों को ही ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। संतूर में पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी, तरुण भट्टाचार्य, मतलब गिने चुने कैरेक्टर ही है संतूर में, है ना। इनके अलावा बीना में बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, रमेश प्रेम, गोपाल कृष्ण, दोरे स्वामी अयंगर, ये सब बीना प्ले करते हैं। बीना में आप जोड़ लेंगे बॉम्बे जयश्री को, है ना, बॉम्बे जयश्री को भी जोड़ लीजिएगा बीना प्ले में। बॉम्बे जयश्री है ना, ये कर्नाटक संगीत की जो है गायिका है, लेकिन ये बीना भी बजा लेती है। कलाम साहब को भी जोड़ सकते हैं इसके अंदर। इनके अलावा एक होता भैया रुद्र बीना, सादिक अली और असद अली, है ना, सादिक अली ये आप जोड़ लेंगे रुद्र बीना में, और एक आपका मोहन बीना भी होता है ना। चलते हैं आगे। दूध में स्टार्च की उपस्थिति की परीक्षण आप कैसे करेंगे, आयोडीन की परीक्षण। एक सेकेंड, क्या लिखा है भाई, दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा, अच्छा, दूध में स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, आयोडीन परीक्षण। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा एंजाइम जो है, एक सेकेंड, एंजाइम पाए दूध में कौन सी प्रोटीन, तो केसीन पाई जाती है, और ये केसीन प्रोटीन कहाँ से पचता है, रेनिन एंजाइम से, और ये रेनिन एंजाइम कहाँ से निकलती है, आमाशय से, या फिर साधारण भाषा में पेट कहेंगे, जहाँ से पेप्सिन भी निकलती है। इनके अलावा भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, और श्वेत क्रांति की शुरुआत कहाँ से, गुजरात राज्य से हुआ था, है ना। भारत में हरित क्रांति पंजाब में आया था, एम.एस. स्वामीनाथन
फाउंडेशन फाउंडर हैं, मैंने ऊपर में बताया था। भोजन में स्टार्च की जो आपकी उपस्थिति परीक्षण है आयोडीन विलयन का प्रयोग करके किया जाता है। निमोनिया बीमारी की जांच के लिए बिडाल टेस्ट किए जाते हैं। ये आपका जो है श्वसन संबंधित बीमारी होते हैं निमोनिया, फेफड़ा वगैरह से। इनके अलावा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि चट्टान इत्यादि का उम्र ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। ये बेंजोइक एसिड जो है ना, ये घास फूस में भी पाए जाएंगे, है ना। और जो पेट की पथरी बनी होती है, जो स्टोन होता है आपका किडनी वगैरह में, वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जीलेट के बने होते हैं। ये भी आपसे पूछे जाते हैं, जो आजकल लेजर टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है। नोएल, अर्कवती, अमरावती किस प्रमुख भारतीय नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी की। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पर्वतमाला से निकलती है, और ये साउथ इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट की नदियों में से प्रमुख है। इसी नदी पर शिवा समुद्र जल प्रपात है, जिसे आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कावेरी जल विवाद में कौन कौन से राज्य संलिप्त हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी, यानी जहां जहां इनके जलराशि का वितरण है वो सभी जो है इनमें विवाद में अटैच हैं। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, जो प्रायद्वीपीय भारत की पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, और कृष्णा जल विवाद में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य जो है संलिप्त है। सिंधु जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 के दशक में हुआ था, वो मैं पहले पढ़ा दिया हूं आपको। पश्चिमी घाट के अंदर महत्वपूर्ण नदियों में घाट प्रभा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, हेमावती, काबनी। मैंने आपको बताया था कि हिमालयी नदियां और पेनिनसुलर इंडिया की नदियां में क्या फर्क होता है। हिमालयी नदियां में करंट तेज होता है, मतलब लहर तेज होती है। यह 12मासी नदी है, मतलब सालों भर पानी इसमें रहता है। इसमें निक्षेपण की मात्रा ज्यादा होगा, है ना। ये सब हिमालय की नदियां हैं, है ना। ये थोड़ा लंबी दूरी तय करेगा, ये शॉर्ट दूरी तय करेगा, ये सब बात है ना। इनके अलावा इंडिया में वर्तमान में सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? कुचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पे है? बराही नदी पर है। इनके अलावा निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोहा इस्पात उद्योग संरक्षण मतलब संकेंद्रित केंद्र है? तो ये आपका भैया छोटा नागपुर के जो पठारी रीजन है, वहां पे लौह इस्पात संबंधित जो है अत्यधिक उद्योग धंधे देखने को आपको मिलेगी। ये छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे होगा, है ना। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे होगा? तो छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका भैया उड़ीसा, झारखंड, इसके अलावा ये आपका बिहार पहले, अब तो नहीं शायद, इनके अलावा उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल भी की पार्ट भी थोड़ी सी, तो ये आसपास की एरिया को हम छोटा नागपुर की पठार कहेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखना, है ना। छोटा नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में है, तो पहले क्या ध्यान जाता है? चलो उधर, ऐसा नहीं। इसे जो है भारत का रूर कहा जाता है ना। बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। भारत के सबसे अधिक एल्युमिनियम संयंत्र उड़ीसा राज्य में होगा, जहां पे आपका नालको वगैरह भी होंगे। इनके अलावा भारत में सबसे अधिक चीनी का मिल महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन चीनी की सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है वर्तमान में। भारत में सबसे अधिक कपास का, सबसे पहले कपास का मिल महाराष्ट्र में, लेकिन अगर कपास शब्द को हटा के सूती वस्त्र मिल, सफल सूती वस्त्र मिल कहे तो भी महाराष्ट्र आंसर होगा, है ना। कपास सबसे अधिक गुजरात में होता है। ये काली मिट्टी का फसल है, जिसे काली मिट्टी को ब्लैक चेरनोजम या कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान से, यानी आग्नेय चट्टान से, है ना। भारत में सबसे अधिक दलहन कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में, इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत सबसे पहले जूट का मिल पश्चिम बंगाल के रिसरा में 55 में लगाया गया था, और जूट की खेती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में ही होती है। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। वर्तमान में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन मलाजखंड के पास होती मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक सीमेंट उत्पादन करने वाले कुछ राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, इस सब में जो है आंध्र प्रदेश, इसमें सीमेंट होती है। प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट के लेखक कौन है? अब देखिए, मोनोथेइस्ट, मोनोपोली, है ना, मोनोग्लोट, पोलीग्लोट, है ना, मोनोगेमी, पोलीगेमी, ये सब आपने याद किया होगा OWS में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जो आपके SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोनो मतलब होता है एक, है ना, और थेइस्ट धर्म से संबंधित है, जैसे एथेइस्ट नास्तिक, है ना। तो भैया राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में लिखे थे इस पुस्तक को। संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय का है, और मिरात उल अखबार भी राजा राम मोहन राय साहब के हैं। राजा राम मोहन राय साहब को आधुनिक भारत का अग्रदूत, जनक, समाज सुधारक कहा जाता है। इन्होंने
1815 में आत्मीय सभा, 28 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में देश के बाहर हुआ था। आधुनिक भारत का जनक कहलाते थे। इसके प्रयास से सती प्रथा अंत हुआ था और सती प्रथा को अंत करने वाले अंग्रेज विलियम बेंटिक थे 1829 में। रेहला नामक पुस्तक एमबीटी के काल में इब्न बतूता ने अरबी भाषा में लिखे थे, है ना। चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा की पुस्तक है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, है ना, या गुरु कहिए, सब चलेगा। बाबर, अच्छा, चाणक्य का एक और नाम है भाई विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया आत्मकथा है जो बाबर के द्वारा लिखे गए, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है? तो इसे एम सुब्बा लक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है ना। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न सबसे पहले एम एस सुब्बा लक्ष्मी से ही स्टार्ट हुआ था और संगीत के क्षेत्र में गिने चुने कैरेक्टर ही हैं जिन्हें भारत रत्न जैसे अवार्ड दिए गए हैं। एम सुब्बा लक्ष्मी, पंडित रविशंकर साहब, है ना, लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित भीमसेन जोशी साहब और भूपेन हजारिका साहब। क्रिकेट के क्षेत्र में एकमात्र सचिन तेंदुलकर साहब को जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किए हैं। 2013/14 इसके भी आंसर होंगे और ये क्यों होते हैं मैं बता चुका हूँ कई बार। 2013 में घोषणा होती है, 14 में हैंड रिसीव्ड होती है। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदर दास को कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये तीन जो है त्रिमूर्ति कहलाते हैं कर्नाटक संगीत के। आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत पर पहला ग्रंथ लिखने का श्रेय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को दिया जाता है ना। ये इसके नाम पे कई सारे यूनिवर्सिटीज भी है, मतलब यूनिवर्सिटीज नहीं, कॉलेज है ना। इनके द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत साउथ भारत को छोड़ के शेष इंडिया में प्रचलित है ना। इनके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में तानसेन को भी जानते हैं जो ध्रुपद से संबंधित थे। इनका स्टाइल ध्रुपद में काफ़ी फेम बटोरे इन्होंने और ये अकबर के नवरत्न में शामिल हुआ करते थे। इनके अलावा आधुनिक नृत्य का जन्मदाता उदय शंकर को माना जाता है। उदय शंकर का नृत्य का स्टाइल क्या है? फ्यूजन शैली, क्लासिकल और जो है फोक डांस है, इन दोनों को मिली जुली फॉर्मेट। इनके अलावा जो आपका ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को कहा जाता है। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम फिक्शन कलामंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा से जुड़ी हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, कई बार रिपीट कर चुका हूं क्योंकि बीच में गैप है। गैप कब है? 1966 से 1969 पहला गैप है। क्यों है गैप? इसको क्या कहा गया? योजना अवकाश कहा गया। क्या कहा गया? योजना अवकाश कहा गया। इसके बाद दूसरा गैप कब आती है? 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच, जब केंद्र में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनते हैं। तो ये जो सरकार है मोरारजी देसाई, इन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा ला लिए थे 1978 से 8-5-13 83 तक के लिए, लेकिन फिर से तख्ता पलट होती है और 1980 में नया पंचवर्षीय योजना आता है, 6ठा पंचवर्षीय योजना। अब फिर से 5-5 वर्ष जोड़ते जाएंगे, 80, 85, 6ठा, 85, 90, 7वां। अब 7वां के बाद फिर गैप है। क्यों गैप है? क्योंकि देश में आर्थिक मंदी का काल आ गया था। तो 1991 और 1992 ये 2 साल फिर जो है गैप है। तब जो 7वां के बाद जो 8वां आएगा ना, वो 92 से 97 होगा। तो 3 बार आप गैप देखेंगे। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाए गए थे। अंतिम का जो अवधि था 12 से 17 था। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो आंसर है ये आपका 8वां था। आर्थिक सुधार 1991, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाया गया था। ये तीनों का क्या होता है डेफिनेशन अच्छे से बता दिया था और तीनों के नाम में ही छुपा है। उदारीकरण मतलब होता है ढील देना, नियम इत्यादि को कम करना। जैसे बहुत सारी चीज पे लाइसेंस वगैरह थोपे जाते थे अनावश्यक, उनको कम किया गया। निजीकरण मतलब प्राइवेट के हाथ में, और वैश्वीकरण अपने अर्थव्यवस्था को जो है विश्व से जोड़ना, ऐसा है ना। इनके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 92 से 97 रहा था। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है और यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या भारत WTO के संस्थापक देश में शामिल थे? तो आपका आंसर होगा हाँ। WTO किसका स्थान लिए हैं? गैट का स्थान लिए हैं। ठीक है भैया, मैं मुख्यालय कहां पे? जेनेवा में, है ना। इनके अलावा अच्छा ये क्या है? इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं को शामिल करने का जोर दिया। ये पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है ना। इसमें जो लक्षित वृद्धि दर 5.6 था और विकास दर 6.8% रही। इस प्रकार से इस योजना का कुछ विशेषता दर्शाया गया यहाँ पे। किस देश के सरकार द्वारा लिए गए ऋण का सबसे सही अनुमान क्या हो सकता है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है उनके जो है देनदारी का अनुमान लगाता है ना, लेनदारी का, माफ कीजिएगा। और इनके अलावा अगर किसी देश की मतलब सीधे सीधे आपको देश विकास कर रहा है कि नीचे की ओर जा रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ से हम जो है तुरंत जान लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा क्या होती है? तो राजकोषीय घाटा होता है
कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच का अंतर होता है, लेकिन इसमें उधारी को नहीं जोड़ा जाता है, ये एक पॉइंट है, इसे जरूर नोट करें। यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल सरकारी उधारी को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा के सकारात्मक पहलुएं भी होते हैं, जैसे किसी भी देश में राजकोषीय घाटा उत्पन्न होने की स्थिति में उस देश की सरकार इस स्थिति से उबरने के लिए सार्वजनिक सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे इत्यादि पर खर्च करने लगती है, जिससे रोजगार का अवसर सृजन होता है। इसकी हानि हमेशा मुद्रास्फीति का खतरा बना होता है, भुगतान संतुलन की समस्या बनी रहती है। उच्च राजकोषीय घाटा में मुद्रास्फीति, अवमूल्यन इत्यादि प्रभाव देखे जाते हैं। मैंने राजकोषीय घाटा को एक्सप्लेन किए हैं कि भैया क्या इसके गुण हैं और क्या इसके अवगुण हैं, ताकि अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई इनमें से राजकोषीय घाटा की जो है क्या विशेषता नहीं है या फिर क्या विशेषता है, तो आप आराम से जवाब जो है दे पाओ बिना किसी बेझिझक के। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा से निपटने के लिए सरकार जो है वाणिज्यिक बैंक या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे IMF इत्यादि से जो है क्या करते हैं, उधार लेकर के जो है इसे निपटाते हैं, पूरा करते हैं, है ना। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी है कि राजकोषीय घाटा से निपटने के लिए सरकार RBI से भी धन उधार लेते हैं। एक तो भैया वहां से ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे IMF इत्यादि से, अब RBI से भी धन लेते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, राजकोषीय घाटा निपटने के लिए दोनों तरफ से धन लिया जा सकता है। इनके अलावा ऐसी घाटे की वित्त व्यवस्था को ऐसी व्यवस्था को घाटे की वित्त व्यवस्था के रूप की संज्ञा दी जाती है। अब कर्ज ले रहे हैं तो घाटा ही होगा, तो ये नाम से स्पष्ट है। राजस्व घाटा क्या होती है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति या राजस्व घाटा कहलाती है। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व के अधिशेष को संदर्भित करता है। ऊपर था राजकोषीय घाटा, यह है राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा क्या होता है, यह ब्याज भुगतान को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए सरकार की उधार आवश्यकताओं की इंगित करता है। ये जो है आपका प्राइमरी डिफिसिट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दूसरे का मिलान आपको करना है। पहला है चंपाकुलम नौका रेस, ये आप मिला देंगे भैया, जो भी नौका रेस है केरल में ज़्यादा होता है। टिप्पानी रनमाले, रनमाले कहाँ पे जाएंगे, रनमाले जो है ये आप कहाँ पे जाएंगे, तो गुजरात के अंदर चलें क्या रनमाले, नहीं भाई, रनमाले जो है गोवा के अंदर जाना पड़ेगा। चौथा स्थान सही लगा है, सीधा सीधा लिख दिया है। टिप्पानी आपका जो है 3 नंबर पे है, टिप्पानी के लिए जाएंगे गुजरात, और एक वो जो बच जाएगा चित्रोल, ये हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही कुछ मिला के दिया गया होगा, देखिएगा, ठीक है। इनके अलावा चंपाकुलम हो गया, ऊपर मैंने कुछ बताया ही था आपके त्योहार इत्यादि के बारे में, यहाँ पे बताता हूँ। चंपाकुलम नौका रेस, बेल्लमकली नौका रेस, ओनम, मकर विलक्कू, बीसू, त्रिशूल पूरब, अट्टुकल, पोंगल सभी केरल में होते हैं, है ना। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य भी है, कथकली और मोहिनी अट्टम। टोटल शास्त्रीय नृत्य हैं 8, है ना। इसके अलावा जो छऊ है ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, फुल्ली शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कांगड़ा पेंटिंग, गुलर पेंटिंग, फुलैच त्योहार, माघसाची, कल्लू दशहरा। माघसाची मकर संक्रांति में हिमाचल प्रदेश में होती है। इसके अलावा नाटी डांस इत्यादि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के हैं। सिद्धि धमाल, डांडिया, गरबा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग महोत्सव, रण महोत्सव, उत्तरायण का त्योहार, पर्यूषण जैन धर्म का, माधोपुर मेला, ये सभी के सभी आपके कहाँ पे, गुजरात में है। घोड़े मोरनी, मंडो, देखिए ये मंडो है, ये वो मांड है, मांड, मांड होता है MP के अंदर, है ना। ये है मंडो, ये है मांड, ठीक है भैया, कंफ्यूजन नहीं मांगता। रनमाले, तरंग मेल, मड डांस, है ना, देखनी, है ना। इसके अलावा सिमगो, है ना, साओ जोजाओ, साओ जोजाओ, साओ जोजाओ भी होता है, साओ जोजाओ भी गोवा में ही होता है, ठीक है भैया। एक है सागा दावा, कंफ्यूजन पेयर में, जो सिक्किम में होता है, सो जो गोवा में ही होता है, सही है। तो ये सब गोवा की है भैया, है ना। तो हम आज इस पॉइंट के साथ क्वेश्चन को एंड करते हैं। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों में जो आपके घर परिवार के लोग पढ़ रहे हैं और वास्तव में पढ़ना चाहता है और पढ़ने वाला बच्चा, उनको ही शेयर करें ताकि उनको फायदा हो जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज पर कंटेंट जो है बाय कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।